तो सच्ची और अच्छी खबर में सबसे पहले बात विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम की, जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पहुंची, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इस ऐतिहासिक जीत के लिए पूरी टीम का मुंह मीठा कराया, बल्कि उनके शानदार खेल और जज्बे की तारीफ भी की। इस मुलाकात में सभी खिलाड़ियों ने अपने ऑटोग्राफ वाली नमो नाम की एक जर्सी भी प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट की। इस मुलाकात का एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री और खिलाड़ियों के बीच क्या बातचीत हुई, आइए देखते हैं। जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। सर, मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। वनडे क्रिकेट में बेटियों ने किया कमाल तो देश हुआ खुशी से निहाल। हर किसी ने दी बधाई और तारीफों के बांधे पुल। विश्व विजेता टीम को बधाई देने का ये सिलसिला बदस्तूर अभी भी जारी है। वनडे क्रिकेट में इतिहास रचने वाली इन बेटियों की खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंची, जहां पीएम ने वर्ल्ड कप विजेता टीम की सभी खिलाड़ियों का मुंह मीठा कराया। अभी तो ये रोकेंगे नहीं खाने में। पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए वेल आई है और दीप्ति के लिए ये पनीर है ना, भिंडी के साथ नहीं है। इस मुलाकात में जब खिलाड़ियों और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो खिलाड़ियों की पसंद, नापसंद और विश्व कप के सफर को लेकर ढेरों बातें हुई। इस दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 का वो दिन याद किया, जब वो हार के बाद बगैर ट्रॉफी के पीएम से मिलने पहुंची थी। मगर इस बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी टीम ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। हालांकि लीग स्टेज में टीम को 3 हार झेलनी पड़ी। उसके बाद टीम ने जोरदार वापसी की। कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना की भूमिका इस जीत में काफी अहम रही। हरमनप्रीत कौर ने जहां 9 मैचेस में 32 की औसत से 260 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं, वहीं स्मृति मंधाना ने 9 मैचेस में 54 की औसत से 434 रन बटोरे, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है, और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फ़ोटोज़ खिंचाते रहे। जब भी वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं, तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा, वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। कप्तान और उप कप्तान की तरह ही बल्लेबाज प्रतिका रावल और जेमिमा रॉड्रिग्स की शानदार बल्लेबाजी भारत की इस ऐतिहासिक जीत में मील का पत्थर साबित हुई। प्रतिका ने विश्व कप के 7 मैचेस में 51 की औसत से 308 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। वहीं जेमिमा ने 8 मैचेस में 58 की औसत से 292 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। हालांकि एक मैच के दौरान प्रतिका को सीरियस इंजरी हो गई और वो टीम इंडिया के लिए नॉकआउट मैचेस में खेल नहीं पाई। उनकी जगह शेफाली वर्मा को सेमीफाइनल और फाइनल में मौका मिला था। चोटिल होने के बावजूद प्रतिका के जीत के जश्न में शामिल होने को फैंस ने खूब सराहा। वहीं वो पैर पर प्लास्टर होने के बावजूद पीएम मोदी से भी मिलने पहुंची।
खेल के प्रति उनके जज्बे को पीएम ने काफी सराहा भी। जब मेरे को चोट लगी थी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम पताका के लिए जीतना चाहते हैं। तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया, बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते, तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16 प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे ही स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया। तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है। तो जब आप सारे प्लेयर्स का एक मतलब रिस्पेक्ट करते हो, जब सारे प्लेयर्स को एक जैसा फील कराते हो, तो वो एक फैमिली जब एक साथ इकट्ठे होकर खेलती है तो सर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये सर टीम फाइनल डिज़र्व करती थी, फाइनल जीतना डिज़र्व करती थी। सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे। तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में, तो हम लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग दिल गो डाउन। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड आई वुड से एट दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। यस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ, बट आई फील दैट इफ़ हैरी दी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, if that would have happened, maybe we would have not won the semi-finals. But I think everyone collectively had that belief कि नहीं, हम ये टीम कर सकता है। भारत ने महिला वनडे विश्व कप के 52 साल के इतिहास में पहली बार ये खिताब जीता है, जिसमें गेंदबाजों का प्रदर्शन भी उम्दा रहा। दीप्ति शर्मा, एनश्री चरणी, क्रांति गौड़ के शानदार प्रदर्शन की चर्चा भी पीएम से मुलाकात के दौरान हुई। दीप्ति शर्मा ने जहां 9 मैचेस में 22 विकेट झटके, वहीं श्री चरणी ने 9 मैचेस में 14 विकेट लिए, जबकि क्रांति गौड़ ने 8 मैचेस में 9 विकेट अपने नाम किए। दीप्ति ने अपने इस शानदार प्रदर्शन के लिए संकट मोचक हनुमान और प्रधानमंत्री से मिले मोटिवेशन को अहम बताया। याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। जब बॉल डालती हूँ तो हरमनदीप सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है, तो ये जो पहला विकेट लेके देगी, तो बस यही चीज़ बोलते थे। तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूं, तो उस मतलब विकेट निकालने के उससे ही मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूंगी। कामयाबी की इस कहानी के नायकों में टीम के कोच अमोल मजूमदार का रोल भी काफी अहम रहा। टूर्नामेंट में मिली शुरुआती हार के बावजूद अमोल ने टीम के मनोबल को टूटने नहीं दिया, जिसके चलते इन बेटियों ने वो कर दिखाया जो 2 नवंबर 2025 से पहले कभी हुआ नहीं था। इसलिए कोच अमोल मजूमदार की चर्चा भी खूब हो रही है। वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान टीम के साथ मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि कैसे टीम के हर एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप के लिए कड़ी मेहनत की। जस्ट एक कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने कमाल कर दिया, इन लड़कियों ने, देश की बेटियों ने कमाल कर दिया। 2 साल से लगे हैं सर, मेहनत इतनी की है, कमाल की मेहनत की है इन्होंने। हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही इंटेंसिटी से खेले, हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही एनर्जी से उतरे ग्राउंड में। यही कहूँगा कि इनकी मेहनत रंग लाई। इस बातचीत के दौरान खेल के अलावा हंसी मजाक और सवाल जवाब के हल्के फुल्के पल भी आए, जिसमें खिलाड़ी हरलीन कौर देओल का पूछा गया सवाल काफी वायरल हो रहा है। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर।
मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आप। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है। इतना ही नहीं, विश्व विजेता टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ऑटोग्राफ वाली एक नमो नाम की जर्सी भी सौंपी है। पीएम से मुलाकात के एक दिन बाद ये टीम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची, जहां राष्ट्रपति ने इस उपलब्धि के लिए टीम को एक बार फिर ढेरों बधाई दी। चैंपियंस के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सबने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। कुल मिलाकर महिला क्रिकेट टीम की ये ऐतिहासिक जीत कई मायनों में खास है, क्योंकि इस टीम ने न सिर्फ महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि लाखों युवा लड़कियों को हमेशा खेल के प्रति प्रेरित करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात उस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की, जिसके लिए गुड न्यूज टुडे की टीम नक्सलियों के गढ़ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर पहुंची। मानसून के बीत जाने के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तेज होने की संभावना बढ़ गई है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सुरक्षा बलों ने फिर आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। हालांकि उससे पहले 1600 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सरकार की तरफ से चलाई जा रही पुनर्वास योजना की वजह से बाकी बचे खुचे नक्सलियों के भी मुख्य धारा में लौटने की ये आखिरी उम्मीद है। खूबसूरत जंगलों, प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की तरफ बढ़ चला है। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में सुकमा, बीजापुर, कांकेर के अलावा नारायणपुर जिला भी है। वहां भी नक्सलवाद की कमर को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। नक्सलियों के खिलाफ जंगलों में इस वक्त बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो पर नारायणपुर में मौजूद हूं और आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो बीएसएफ के कमांडो हैं यहां पर हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी फोर्सेज हैं वो भी लगातार ऑपरेशन कर रही हैं। दरअसल जिस तरीके से इस साल नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसमें 300 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 1600 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सलियों से आज तक ने ग्राउंड जीरो पर आकर के यहां पर बातचीत किया। उन्होंने अलग अलग तरीके की कहानियां सुनाई हैं। किस तरीके की उनकी कहानी है, ग्राउंड जीरो पर आप यहां से देख सकते हैं कि कमांडो जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं, वैसे में नक्सली इस वक्त बैकफुट पर हैं और वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। मौसम को देखते हुए नक्सल प्रभावित जिलों में बीएसएफ के अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी की तरफ से भी नक्सल विरोधी अभियान को रफ्तार दी जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से आर पार की इस लड़ाई की वजह से नक्सल संगठन अंतिम सांसें गिन रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सली भी बैकफुट पर हैं। एक के बाद एक टॉप लीडर मारे जाने की वजह से घने जंगलों में अब भी सक्रिय नक्सली सहमे हुए हैं। ज्यादातर को नक्सल मुक्त ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में मारे जाने का खौफ सता रहा है। नतीजन बड़े पैमाने पर भटके नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से नक्सलियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम का भी असर दिख रहा है, जिसका उद्देश्य हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। आर्थिक प्रोत्साहन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कानूनी राहत के जरिए उनको हथियार डालने पर प्रोत्साहित करना भी शामिल है। सरकार की इस नीति का असर पूर्व नक्सली सुखलाल जुर्री पर भी पड़ा, जो किसी पेशेवर डॉक्टर की तरह नक्सलियों का इलाज करते थे। नक्सलियों की तरफ 2006 मई महीना में मैं भर्ती हो गया था सर। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा डॉक्टर ही काम बहुत चला सर। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलियों का भी इलाज किया हूँ और पब्लिक का भी इलाज किया हूँ सर। गांव में जाके उल्टी, दस्त, मलेरिया और घुटना दर्द और वीकनेस, ये सभी
संबंध का बीमार का सब बताते थे सर, तो मैं इलाज करता था उन सब का। और क्या काम करना पड़ता था? उसके साथ साथ कहीं मैं उतना कार्रवाई में गया नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ही जिम्मेदारी दिए तो मैं डॉक्टर ही काम करता था सर। नसबंदी करने का ट्रेनिंग लिया हूँ, तो उसमें क्या है, चलने फिरने में नक्सली की तरफ से मतलब महिलाओं को दिक्कत होता है, ये समझकर मतलब पुरुषों का ही नसबंदी किया जाता था। फिर भी उनका इच्छा के अनुसार जब नसबंदी करना चाहेंगे तो उनका मर्जी के अनुसार करते थे सर। सरेंडर करने वालों में कई दंपति भी हैं, जिनको देखकर ये कहना मुश्किल है कि कभी ये SLR और AK-47 जैसी घातक राइफल्स का इस्तेमाल करते थे। अब पुनर्वास योजना के तहत एक शिक्षण संस्थान में नौकरी कर रहे हैं। पिछले महीने अक्टूबर में ही मंगतू और उनकी पत्नी ने सरेंडर किया है। करीब 21 साल तक नक्सली संगठन से जुड़े होने के बाद उन्हें ये नई जिंदगी पसंद आ रही है। मैं AK-47 रखता था, पहले SLR रखता था, उसके बाद AK-47 मैं रखता था। अच्छा, ये आपकी वाइफ हैं, इनके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से ये भी क्या गन चलाती थी, इनको किस तरीके से उसमें नक्सलवाद में शामिल किया गया? क्या शादी उसी दौरान आपकी हुई थी? हाँ, ये मतलब पार्टी में जॉइन हुआ ये 2004 लास्ट में पार्टी में जॉइन किया है। तब हमारा शादी मतलब पार्टी में ही हम लोग किए थे। जो हम पार्टी को जो बताए, वहाँ का जो जिम्मेदार लोगों रहते हैं उनको बताया, तब हमको शादी कर दिया है। आप लोगों के ऊपर कितना इनाम था दोनों लोगों के ऊपर? मेरा को 8 लाख था इनाम, इसका 5 लाख। कभी नक्सली संगठन के लिए जानकारी जुटाने वाले अरब वो भी काम DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के लिए कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ को नक्सलियों के आतंक से छुटकारा मिल सके। DRG जवान नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। ये जवान गुरिल्ला लड़ाई में माहिर होते हैं। DRG में केवल स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाता है। मैं वहाँ रह के ना जो सरकार या पुलिस का कामकाज को देखा हूँ तो बहुत आसमान और धरती फर्क था। तो अब यहाँ आने के बाद ना पुलिस का योजना, पुलिस का काम, पुलिस किस दिशा पर सोच रही है, साथ में सरकार। मैं बीच में विजय शर्मा साहब से मतलब विजय शर्मा जी से भी बात हुई है। तो सरकार जनता के पक्ष में, जनता के हित में क्या क्या करना चाहती है वो मैं अभी ज़मीनी में देख लिया। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। इस डेडलाइन में अब सिर्फ 5 महीने का समय बाकी है। ऐसे में फोर्स निर्णायक लड़ाई की तरफ से बढ़ चुकी है। ऐसे में IG बस्तर ने हिडमा, पप्पा राव, बरसे देवा और बाकी बचे बड़े माओवादी कैडरों से भी हथियार डालने की अपील की, ताकि उन्हें भी दूसरे नक्सलियों की तरफ मुख्य धारा में लौटने का एक मौका मिल सके। अभी वर्तमान में जो CP महोदय संगठन का बहुत गिने चुने जो कैडर्स है, जिसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में देवजी हैं, लाइक गणपति है, मिसिर बेसरा है, और जैसा सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में जो हिडमा है, संग्राम है, गणेश के, इस प्रकार मात्र गिने चुने लोग, और DKSRC लेवल में देखा जाएगा पापा राव है, बारसा देवा, इस प्रकार उनकी संख्या काफ़ी सीमित होगी। पहले एक समय में मतलब सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में 45 के ऊपर संख्या हुआ करते थे, लेकिन ये संख्या सिमटते अभी सिंगल डिजिट में पहुंच गए थे। इसलिए उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, यदि हिडमा हो या बारसा देवा हो या देवजी हो, इसका पास मात्र एक ही ऑप्शन अभी लेफ्ट आउट है। उनको हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए, ताकि एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता। अन्यथा हमारा सुरक्षा बल सक्षम है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। यदि अभी भी वो बंदूक लेकर जंगल में रखते हुए हमारे क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए यदि सोचेंगे भी, हम मुंह तोड़ जवाब देगा। अबूझमाड़ के जंगल में सिर्फ 20% इलाका ही बचा है, जहां सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सली को घेरना बाकी है। यहाँ के जो युवाएं हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग कंटिन्यूसली कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, जिसके तहत बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। जैसे अबूझमाड़ में मैराथन एक बहुत फेमस है यहाँ का, अबूझमाड़ मैराथन हो गया, फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल, और फिर अलग अलग गेम्स से हम लोग उनको जोड़ते हैं। और यहाँ का जो बस्तर ओलंपिक अभी जो चल रहा है मतलब अभी नवंबर में उसका फाइनल्स होना है रेंज लेवल पे, अभी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे हो रहा है। तो वो सब इनिशिएटिव से भी काफ़ी युवाओं को हम अपने साथ जोड़ के रखते हैं। अब मार्च 26 बहुत क्लियर है और ऑपरेशंस जारी रहेंगे। जो भी अंदर अभी भी वर्दी और हथियार लेके घूम रहे हैं, अनावश्यक
अनावश्यक गांव वालों को अपनी खोखली विचारधारा से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे यही अपील है कि आप बाहर आएँ, सरेंडर करें। आपके सभी साथियों ने, बाकी जो भी यहाँ माड़ में है वो सरेंडर कर चुके हैं, आप भी आएँ। मई 2014 से 30 सितंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 6153 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए, यानी उन्हें हिंसा के मार्ग पर चलने की बजाय मुख्यधारा में लौटने का फैसला बेहतर लगा। कभी डर का ये चेहरा रहे नक्सली, अब इनके अंदर एक उम्मीद की अलग तरीके की मिसाल जल रही है। हिंसा का रास्ता इन्होंने पकड़ा था, लेकिन सरकार ने जब इनको पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर कराया तो अब इनको लगता है कि आने वाले समय में इनकी जिंदगी और बेहतर होगी। ये तमाम सरेंडर किए हुए नक्सली अबुझमाड़ के इलाके से यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से इनको पुनर्वास करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बंदूक का रास्ता छोड़ करके विश्वास का रास्ता चुना है और देश ने जिस तरीके से इनको ये कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिल करके इनके लिए बेहतर तरीके का काम करेगी, अब इनके चेहरे देख करके ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब इनके चेहरे पर वो खौफ नहीं है, वो डर नहीं है और इसके साथ ही नक्सली विचारधारा जो इनके अंदर पनप रही थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से छोड़ करके सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके द्वारा इस वक्त काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके चेहरों को देख करके ये पता चलता है कि इनकी उम्र कुछ भी नहीं है। नक्सली बरगला करके इनको इस नक्सल विचारधारा की ओर ले जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने उस विचारधारा को छोड़ दिया है। साथ ही सुरक्षा बल अभी भी अपील कर रहे हैं कि अगर कोई भी हथियार लेकर के जंगलों में घूमेगा तो उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इनके आगे रास्ता है, सरेंडर, सरेंडर और सरेंडर। नारायणपुर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ 5।